जी प्लीज कंटिन्यू। दोबारा से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द होल ब्रेन चाइल्ड के सेशन नंबर 3 में एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद। और मुझे उम्मीद है कि आपने लास्ट 2 सेशंस अटेंड किए होंगे या उनकी रिकॉर्डिंग सुनी होगी। अगर नहीं किए तो आप इस सेशन के बाद यूट्यूब पे इनकी रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं, लास्ट 2 सेशंस की भी। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने होल ब्रेन स्ट्रेटेजी नंबर 1 पढ़ी थी, अ, अपने बच्चे को होल ब्रेन चाइल्ड बनाने के लिए। और वो क्या थी? कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट टेक्निक थी वो। ठीक है। यानी कनेक्ट एंड रीडायरेक्ट का क्या मतलब था कि हाई इमोशनल सिचुएशंस में जो हम फेस करते हैं अपने बच्चों की तरफ से, उसमें हमें क्या करना है कि पहले हमें कनेक्शन को तरजीह देनी है। ठीक है, फिर रीडायरेक्ट करना है। इसको हम बहुत सारे लोग पेरेंटिंग में इसके लिए एक बहुत अच्छा सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और वो है फ्रेज एक, और वो है कनेक्शन बिफोर करेक्शन। यानी आपने चाहे एक छोटे बच्चे को करेक्ट करना है या किसी बड़े को करेक्ट करना है, या आपका बच्चा टीन एज में है, आपने पहले किस चीज को तरजीह देनी है? पहले कनेक्शन को तरजीह देनी है। पहले हमारा ताल्लुक अहम है, उसके बाद हर चीज आएगी। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इसके ऑपोजिट एक काम करते हैं कि अगर बच्चे ने हमारी नाफरमानी की है, हमें ओबे नहीं किया है, या उसने कोई भी, वो चीख रहा है, रो रहा है, या आगे बड़ा बच्चा है तो अपनी जबान दराजी कर रहा है, तो हम फौरन क्या करते हैं कि उनके हम एक तो वही ना, या तो हम बहुत खुद ही रिएक्टिव हो जाते हैं, खुद बहुत बदतमीजी से पेश आते हैं, उन पर लेबल्स लगाना शुरू कर रहे हैं, तुम हुई बदतमीज, तुम हुई जाहिल, तुम्हें तमीज नहीं है। अब ये क्या बातें हैं? ये वो चीजें हैं जो दूसरे को ये एहसास दिलाती हैं कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, और ये इंसान तभी करता है। ठीक है, आप दूसरे की वैल्यू इस चीज से बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो पहली चीज हमारे लिए किसी के भी साथ क्या होनी चाहिए, चाहे वो हमारे शौहर हो, वालिदैन हो, बच्चे हो, हम पहले उनसे कनेक्ट हों, पहले हमारा उनसे ताल्लुक मजबूत हो। इसीलिए हमने कनेक्ट और रीडायरेक्ट की टेक्निक में पढ़ा था कि जब बच्चे हाई इमोशनल फ्लड्स उन पर हों, तो हम पहले क्या करें? पहले आप उनका हाथ पकड़िए, उनको आप गले से लगाइए, उनको अपने पास बुलाइए, उनसे पूछिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम उदास हो, उनको उनकी फीलिंग्स से आगाह कीजिए। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि बच्चे जो हैं वो ज्यादातर राइट ब्रेन डोमिनेंट होते हैं, यानी कि उनका जो जज्बाती साइड है उनके ब्रेन की, वो उन पर बहुत जल्दी हावी आ जाती है। और मैं अगर सिर्फ बच्चों की बात करूं तो ऐसा सिर्फ बच्चों में नहीं होता, हमने बहुत सारे ऐसे बड़े भी देखे हैं कि जो जिनको अगर गुस्सा आता है, जैसे मैंने पहले सेशन में बताया था कि गुस्सा आता है तो पूरे घर वालों को उनको कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये क्या होता है, उनको, इसका ये मतलब है कि उनको अब तक भी अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना नहीं आया, उनसे किसी ने कनेक्ट नहीं किया, उनको किसी ने उनके इमोशंस को वैल्यू नहीं दी, ना ही उनको हल करना सिखाया। लेकिन हमें ऐसा बच्चा नहीं चाहिए। हम अपने बच्चे की तरबियत इस तरह नहीं करना चाहते कि वो मजीद गुस्से वाला और मजीद फ्रस्ट्रेटेड और मजीद जो है ना एक ऐसी पर्सनैलिटी बन जाए जो कि इंतहाई जज्बाती हो। उसके लिए एक माँ को खुद सब्र से काम लेना होगा, और बच्चे से पहले हर चीज छोड़ के कनेक्ट करना होगा। और कनेक्ट क्यों करना है? क्योंकि हमारा राइट ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है हमारे फिजिकल टच को। अगर बच्चा इस वक्त अपने राइट ब्रेन से काम ले रहा है, बहुत जज्बाती है, तो हम क्या करेंगे? अगर हम उसका हाथ पकड़ें, उसको गले से लगाएं, उसको ये एहसास दिलाएं कि मैं तुम्हारी फीलिंग को समझ रही हूँ, तो वो फौरन आप उससे, कहते हैं ना, विद इन अ सेकेंड आप बच्चे से अपने कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है। इसी तरह ये जो है ना एक टिप होती है बड़ों की भी बात सुनने की। अगर आपके जैसे शौहर हैं या कोई भी बड़ा है, कोई आपको कोई बात समझा रहा है, तो आप क्या करें? पहले आप उनको यही बोलें कि जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं आपके जज्बात समझ सकती हूँ, मैं आपकी फीलिंग समझ सकती हूँ। उससे क्या होता है, इमीडिएटली फौरन अगला बंदा ये बात समझ जाता है कि ये मेरी बात को समझ के रिस्पॉन्ड करिए। लेकिन आप नोट कीजिएगा, हमारे बहुत सारे जुमले, अगर हम किसी की बात से डिसएग्री करते हैं ना, हम उसको कहते हैं नहीं, तुम्हारी बात, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो क्या होता है, वो अगले का एक ऐसा इमोशन ट्रिगर कर देती है कि ये तो मेरी बात समझ ही नहीं रहा। यही काम बच्चों के साथ होता है। जब हम उनसे आगाज ही बात का किसी नेगेटिव इमोशन या नेगेटिव रिएक्शन से करते हैं, बच्चा इंस्टेंटली ये समझ जाता है कि मेरी माँ मेरी फीलिंग समझी ही नहीं है, उसको मेरे जज्बात से कोई लेना देना ही नहीं है। आपके लिए वो जज्बात कितने ही लेम क्यों ना हो, लेकिन हमारे बच्चों के लिए वो जज्बात रियल हैं।
वो सच में उनको महसूस करें। तो पहले मैंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था, फील फेल्ट, ये एहसास दिलाना बच्चे को कि मैं तुम्हारे जज्बात को समझ रही हूँ। ठीक है। उसके बाद द होल ब्रेन स्ट्रेटेजी नंबर 2 क्या है, नेम इट टू टेम इट। इसका क्या मतलब है, ये भी बड़ी मजेदार चीज है और ये पिछली वाली से ही कनेक्टेड है। अच्छा, क्या होता है कि इसमें भी इन्होंने जो है वो एक स्टोरी सुनाई है। और किसकी स्टोरी सुनाई है, एक ऐसे बच्चे बच्ची की स्टोरी सुनाई है कि वो एक एग्जाम्पल पहले ऑथर ये देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अ टॉडलर फॉल्स एंड स्क्रैप्स हिज एल्बो। एक छोटा सा बच्चा गिर गया और उसका एल्बो में चोट लग गई। अ किंडरगार्टनर लूजेस अ बिलवेड पेट। एक छोटे से बच्चे का पेट गुम हो गया या वो मर गया। अ फिफ्थ ग्रेडर फेसेस अ बुली एट स्कूल। एक 5 साल के बच्चे को किसी ने बुली किया है स्कूल में। When a child experiences painful, disappointing, or scary emotions, it can be overwhelming with big emotions and bodily sensations flooding the right brain. वो कह रहे हैं कि जब भी कोई छोटा बच्चा कोई भी पेनफुल चीज एक्सपीरियंस करता है, या तो उसका कोई अच्छा सा खिलौना कोई छीन ले या गुम हो जाए, या उसको किसी ने बुली किया हो स्कूल में, या छोटा सा बच्चा गिर जाए उसके चोट लग जाए, तो वो कहते हैं कि उनके राइट ब्रेन में ना जैसे एक इमोशनल फ्लड आ गया। जैसे हम महसूस करते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा जब हम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, तो हमारा दिमाग बस कैसा होता है ना कि हम, वो कंडीशन कैसी होती है कि बस हम फट पड़ेंगे। तो यही हाल बच्चे का कब होता है, जब वो खुद अपनी छोटी सी लाइफ में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करता है। तो क्या लिखते हैं, व्हेन दिस हैपेंस वी एज अ पेरेंट कैन हेल्प ब्रिंग द लाइफ लेफ्ट हेमिस्फेयर इनटू द पिक्चर। अब ऐसा जब बच्चे के साथ होने लगे कि उसका राइट ब्रेन ब्रेन फ्लडेड हो जाए इमोशन से, अब हमारी एज अ पेरेंट क्या जिम्मेदारी है, अब हम लेफ्ट हेमिस्फेयर को इंगेज करने की कोशिश करें कि वो अपने लॉजिकल ब्रेन से भी कुछ बातें सोचे। यही हमने लास्ट सेशन में भी पढ़ा था कि ये एज अ पेरेंट अब हमें, हमारी जिम्मेदारी होगी। अब आप भी अभी आज जो लोग ये सुन रहे हैं, आज भी अगर आपका बच्चा या कोई भी आपसे इमोशनल होके या जज्बाती होके बात करे, तो आप फौरन समझ जाएं कि इस वक्त इसका राइट ब्रेन इस पे डोमिनेंट है। अब मेरी एज अ पेरेंट क्या जिम्मेदारी है कि मैं इसके लेफ्ट ब्रेन यानी इसके लॉजिकल ब्रेन को किसी तरह इंगेज करूं। और वो अब हम कैसे करेंगे, one of the best ways to promote this type of integration is to help retell the story of frightening or painful experience. सबसे पहले तो अभी हमने एक बात पढ़ ली कि जब बच्चा हाई इमोशंस में, सबसे पहले उससे कनेक्ट करना, ठीक है, उससे अपना कनेक्शन करना है। लेकिन अब कनेक्ट तो आपने कर लिया, उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि आपने रीडायरेक्ट भी करना है। बच्चे को बता दिया कि ठीक है, जैसे जो है बच्चे की माँ ने उसको, क्या हमने उस दिन स्टोरी पढ़ी थी, क्या बताया था कि ठीक है मैं तुम्हारी होमवर्क करने में मदद करूंगी, बाकी प्लान हम कल डिस्कस करेंगे, अभी आप जाके बेड पे सो जाओ। तो ये माँ ने उसको रीडायरेक्ट कर दिया। लेकिन कभी कभार बच्चे कुछ ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं कि जिससे सिर्फ वक्ती रीडायरेक्शन काम नहीं आती। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं ना कि हम बच्चे के किसी एक्सपीरियंस से उसको ऐसी चीज सिखा दें जो लाइफ टाइम के लिए वो सीख जाए। ऐसा ऐसी अदब ऐसी चीज सिखाएं कि वो फिर हमें बार बार एज अ मदर उसके साथ हम प्रेजेंट तो नहीं होंगे, तो वो उन चीजों को याद रखे। तो द बेस्ट वे क्या है, रीटेल द स्टोरी। बच्चे के साथ कुछ भी होता है, आप उसकी स्टोरी सुनिए। जैसे आप याद कीजिए कि या वो की जो हमने स्टोरी सुनी थी, उसमें बच्चे की माँ क्या करती है, उससे वो स्टोरी सुनती है या रीटेल करती है स्टोरी को, ताकि बच्चा जो है दोनों तरह से अपने ब्रेन से काम ले। एक तरफ वो जज्बाती अपनी स्टोरी सुना रहा है, दूसरी तरफ उसकी माँ स्टोरी सुन सुन के उसको रीडायरेक्ट कर रही है। अब हमारे साथ क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारा बच्चे को किसी ने मारा है, ठीक है, बच्चा बहुत रोया, आपने उसको काम डाउन भी कर दिया, ठीक है, बच्चा चुप भी हो गया। अब हमारा एज अ मदर क्या काम है कि ठीक है हमने इग्नोर किया, खत्म। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अगली बार मार खाने पर कुछ वो रिएक्शन दे जो आप चाहती हैं, या एक जिसे कहते हैं ना कि एक समझदार रिएक्ट तरीके से रिस्पॉन्ड करे, या एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन बच्चा ना क्रिएट कर दे जो उसके लिए मजीद नुकसानदेह हो, तो आपको उसके लिए दोबारा से उससे वो स्टोरी सुननी होगी। ठीक है। और ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कितनी ही तरह के बच्चों के ट्रॉमास होते हैं जिनको एड्रेस नहीं किया जाता।
फॉर एग्जाम्पल बच्चा कहीं से गिर गया है, मैंने उस दिन बताया कि हम क्या अप्रोच करते हैं कि चलो आओ हम आइसक्रीम खा लेते हैं, हम ये कर लेते हैं। बच्चे को किसी ने मार दिया, और इसी तरह जब लोग जेंटल पेरेंटिंग की तरफ आते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम अकेले कितनी कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे को कि हम उसको ये चीजें सिखाएं, लेकिन हमारे घर वाले जो हैं वो उसको कुछ और बातें सिखाते हैं। तो अब ऐसे में स्टोरी टेलिंग बहुत काम आती है, अपने बच्चे से स्टोरी सुनना और इसको स्टोरी सुनाना। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे के वालिद ने या बच्चे के घर वालों में से किसी और ने उसको कोई ऐसी बात कही है जो आप चाहते हैं वो ना कहे, कुछ ऐसे वर्ड्स कहें, तो आप जब बच्चे के पास अकेले हो तो आप उससे बातचीत करेंगे, तुम्हारे फला ने तुम्हें क्या कहा था, तुम ये बताओ मुझे। अब मुझे बताओ, क्या ये गुड वर्ड है, क्या ऐसा बोलना चाहिए हमें? मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे बैड वर्ड्स बोलो। ओके, आपको अगर कोई बोले तो आप उसको बता देना। तो अगर हम ये काम नहीं करेंगे, या हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई भी हमने डायनासोर की स्टोरी बना ली, एक रैबिट की स्टोरी बना ली, बच्चे रात में लेटे हैं तो हमने उनको सुनाई, सिर्फ किस लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए कि डेली लाइफ में जो जो इश्यूज फेस कर रहे हैं उसमें उनका रिएक्शन। इसीलिए इसका ये जो नेम इट टू टेम इट है, इसमें आगे लिखा हुआ है टेलिंग स्टोरीज टू काम बिग इमोशंस। हमारा एक छोटा सा प्रॉब्लम ये भी है, अगर मैं सवाल करूं कि हम में से कितने लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ रोजाना उनको कहानी सुनाते हैं या उनकी कहानी सुनते हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि हैंड रेस कीजिए, तो कोई हैंड रेस कर सकता है जो रोजाना या तो अपने बच्चों की कहानी सुनता हो, उनकी स्टोरी सुनता हो, या उन्हें स्टोरी सुनाता हो? तो यहाँ सिर्फ दो लोगों ने हाथ रेस किया है, तीन लोगों। तो ये बहुत कम तादाद है ना। आप देखें 23 में से सिर्फ तीन लोग ऐसे हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया है कि हम अपने बच्चों से स्टोरी सुनते हैं, सुनाते हैं। स्टोरी सुनना और सुनाना बहुत बहुत आपके जो है ना पेरेंटिंग को यहाँ से वहां ले जाएगा, नीचे से बुलंदी की तरफ ले जाएगा। और इवन बड़े बच्चों के लिए भी आप देखें कि हम, एक तो यही बात है ना कि हम बचपन से उनकी बातें सुनते नहीं है, उनसे बातचीत करते नहीं है, तो अब क्या होता है, अब वो जब टीन एज में आ जाते हैं तो वो एक ऐसी एज में आ जाते हैं कि वो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना ही नहीं जानते। अब उन्होंने अपनी लाइफ का एक इतना बड़ा हिस्सा अपने जज्बात को सिर्फ अपने अंदर ही रख के गुजारा है, और अपनी स्टोरी सुनाई है तो सिर्फ अपने दोस्तों के साथ शेयर की हैं, या किसी भी ऐसे बंदे, अपने माँ बाप के साथ नहीं शेयर की। तो अब क्या होता है कि अब ये हाल हो जाता है कि हमारे टीन एज बच्चे भी जो हैं वो अब अपनी स्टोरीज हमें नहीं सुनाते। लेकिन किसको नहीं पसंद होता, अगर अपने पेरेंट्स को नहीं सुना रहे तो ऐसा थोड़ी है वो किसी और को नहीं सुना रहे, वो अपने दोस्तों को सुना रहे होंगे स्टोरीज। या फिर इसी वजह से ये भी होता है कि बच्चे जो है ना फिर ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स के चक्कर में भी पड़ जाते। क्यों? क्योंकि उनके जज्बात को सुनने वाला, उनके जज्बात को एड्रेस करने वाला घर में कोई भी नहीं होता। तो आप अपने, कितना ही बड़ा बच्चा है, आप उसके पास में, हमारा क्या काम है, हम बच्चों को सिर्फ लेक्चर देने जाते हैं, हम बच्चों को सिर्फ किसी चीज से रोकने और टोकने की हद तक हमारा कनेक्शन होता है। आप इमेजिन करें, एक टीन एज बच्चा है, आप उसके पास जब जाती हैं आप उसको किसी चीज पे करेक्ट करके आ जाती हैं, या वो सिर्फ आपकी और उसकी इतनी ही बातचीत होती है कि मेरी माँ हर वक्त मुझे कमांड और डिमांड वाला जो है ना, मेरी माँ का एटीट्यूड है या मेरे वालिद का, कि मेरे पास आते हैं तो सिर्फ ऑर्डर्स ही हैं देने के लिए, और मेरा वालिदैन से कोई ताल्लुक तो है ही नहीं। तो ताल्लुक कब बनेगा? जब आप अपना ताल्लुक अपने बच्चों से बनाएंगे। अपने टीनेज बच्चे के पास बैठिए, उससे पूछे तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, बगैर जज किए उसकी स्टोरी सुनिए। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि, ठीक है, अब क्या होता है कि आप याद करें कि हमने एक लास्ट टाइम एक बच्ची की स्टोरी पढ़ी थी जिसका फादर उसको स्कूल लेके जाता है, और वो क्या करती है कि यहाँ, ठीक है मैं अपनी पहले बात को कंप्लीट करती हूँ। वो क्या करती है कि वो बहुत ज्यादा रोने लग जाती है क्योंकि वो स्कूल में बीमार हो जाती है, फिर अगले दिन से वो स्कूल ही नहीं जा रही होती। तो अब यहाँ पर वो इस स्टोरी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ इन्होंने लिखा है बेस्ट कन्वर्सेशन विद चिल्ड्रन टेक्स प्लेस व्हेन समथिंग एल्स इज हैपनिंग, बिल्डिंग समथिंग, प्लेइंग कार्ड्स, राइडिंग इन अ कार। अगर आप ऐसा मौका ढूंढ रहे हैं कि मैं अपने बच्चे से कैसे बातचीत करूं, तो बेस्ट कन्वर्सेशंस आप कब कर सकते हैं? जब बच्चा कुछ खिलौनों से खेल रहा है, कार्ड्स खेल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम बच्चों के साथ खेल कूद में भी इंगेज नहीं होते पेरेंट्स, चाहे बड़े बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं। तो आप कोशिश करें कि आपका जिस एज का भी बच्चा है, अगर वो कोई किसी गेम में इंटरेस्टेड है तो माँ बाप इंटरेस्ट लें उसके साथ वो गेम्स खेलने में, ताकि वो उसके साथ अपने कनेक्शंस को मजबूत कर सके। ठीक है।
अच्छा, या फिर राइडिंग इन अ कार, जब आप सब गाड़ी में जा रहे हैं तब भी एक अच्छी कन्वर्सेशन जो है आप बच्चों से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वही जो है ना बच्चे की स्टोरी को अब ये यहाँ पर आके ये कंप्लीट करते हैं। उस वक्त इन्होंने कंप्लीट नहीं किया था क्योंकि ये इस स्टोरी का ये पार्ट इस स्ट्रेटेजी से ताल्लुक रखता है कि कैटी जो है उसके बाप ने क्या बताया था कि बच्ची जो है वो जीती ही स्कूल के लिए थी, इतनी खुश थी वो स्कूल जाने के लिए। लेकिन स्कूल जाने के बाद वो बीमार हो गई, और इस कदर बीमार हो गई कि उसके अब्बू को फोन किया कि आप आके अपनी बेटी को ले जाएं, और बस वो घर गई है, उसके बाद से वो स्कूल नहीं आई। उसका बाप थॉमस क्या करता है, उससे स्टोरी सुनता है। ठीक है, उसने बताया कि मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था कि मैं इसको रोज, मुझे लग रहा था मैं घसीट के स्कूल लेके जा रहा हूँ क्योंकि वो बच्ची स्कूल नहीं जा रही थी। तो उस बाप ने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकता कि कैसे एक फीलिंग सिक होने का, बीमार होने का एक एक एक्सपीरियंस ने बच्ची के पूरे स्कूल के एक्सपीरियंस को खराब करके रख दिया। लेकिन अब जाहिर है वो, उसका बाप कहता है कि चूंकि मैंने ये बात पढ़ रखी थी इसलिए मैंने अपनी बच्ची से स्टोरी सुनी कि तुम्हें क्या हुआ था, क्या तुम बीमार हो गई थी। बच्ची ने कहा हाँ मैं बीमार हो गई थी। तो बाप ने उसको कहा अच्छा फिर क्या हुआ था तुम मुझे बताओ। तो उसने बताया कि मेरी टीचर ने पाप को कॉल किया था। तो उसके बाप ने बोला था, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे पास इतनी अच्छी टीचर है कि तुम्हारी तकलीफ को उसने महसूस किया और उसने फौरन तुम्हारे पापा को कॉल की। मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे स्कूल में इतने अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। अब क्या हुआ, थिंग्स स्टार्टेड मेकिंग सेंस फॉर दैट किड। अभी तक वो बच्ची किसी मुस्बत पहलू को सोच ही नहीं रही थी, लेकिन उसके बाद उसको स्टोरी सुन के ये एहसास दिलाया कि तुम्हारी तो इतनी अच्छी टीचर है, देखो फिर मैं फौरन आ गया ना। तुम्हें मैं इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आ जाऊंगा, जैसे ही तुम मुझे बुलाओगी, जैसे ही तुम्हारी टीचर मुझे कॉल करेंगी मैं वहां पर होऊंगा, तुम्हारे पास होऊंगा। तुम्हारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारा स्कूल बहुत अच्छा है। लेकिन उसने पहले क्या किया, पहले उससे कनेक्ट किया, उसके बाद उसको रीडायरेक्ट किया। और ये रीडायरेक्ट की जो टेक्निक थी वो उसने स्टोरी टेलिंग के जरिए की। और यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि आप जो है वो, ये बात जो है वो कोई ढकी छुपी नहीं है कि बच्चे जो है ना स्टोरी टेलिंग, व्हेन इट कम्स टू स्टोरी टेलिंग टू डिस्ट्रैक्ट योर किड्स और कामिंग डाउन द मोस्ट बिग इमोशंस, स्टोरी टेलिंग जो है ना एक वंडर्स की तरह काम करती है, मिरेकल है। और ये वाकई मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि, और ये मेरे लिए इस उसमें ज्यादा हेल्प आउट होती है कि अगर मैं अपने बच्चे को कोई अदब सिखाना चाह रही हूँ या कोई चीज सिखाना चाह रही हूँ और बाकी सराउंडिंग में सब लोग उसके ऑपोजिट जा रहे हैं, या किसी बच्चे ने उसके साथ कोई ऐसा उसको रिएक्शन दिया है जिससे शायद वो उसको अपनाने, बच्चे फौरन यही करते हैं ना, एक बच्चा कोई गंदा वर्ड बोल दे फौरन उसको कॉपी करते हैं। तो बच्चे को बार बार, मैं खुद अपने बच्चे के साथ यही करती हूँ कि उससे वो बात पूछती हूँ कि तुम्हें किसी ने क्या कहा था, या उसको कोई डायनासोर की या किसी की स्टोरी बना के देखो, उसने उसको ये वर्ड्स कहे फिर उसको इतना बुरा लगा और उसने उसको मना करा कि हम ऐसे बैड वर्ड्स नहीं बोलते। वॉट एवर जो भी आप सिखाना चाह रहे हैं, आप एक बार ये स्टोरी टेलिंग का काम शुरू कीजिए। आप देखेंगे कि किस तरह स्टोरी टेलिंग आपके बच्चों के माइंड्स को जो है वो नर्चर करती है। इसी तरह हम अगर दीन में भी देखें तो देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो अल्लाह ताला ने कुरान में कितनी ही जगह, कितने ही अंबिया की स्टोरीज सुनाई हैं। ये एक बेस्ट तरीके की इंटीग्रेशन है कि किसी की स्टोरी सुनना जो है वो हमारे लिए जो है वो, हमारी चीजें जो है वो सेंसेबल, हमें समझ, उनकी सेंस समझ आने लगती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा क्यों हो रहा है। और स्टोरीज क्या करती हैं, एक वक्त में इमोशंस को और एक वक्त में लॉजिक्स को, दोनों को साथ मिल के हमें एक्सप्लेन करती हैं कि ये फील करो तो ये करो, ये फील करो तो ये करो। इसलिए आप बच्चों के लिए अब तो माशा से अंबिया की स्टोरीज भी इतनी अच्छी अच्छी आ गई हैं, जिसको जो है ना किड्स वर्जन्स इतने सारे बुक्स के आ गए हैं जो आप अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से सुना सकते हैं। तो हमने एक और काम क्या करना है, आज से स्टोरी टेलिंग को बहुत ज्यादा कोशिश करनी है कि हम अपने घरों में इसको दोबारा से रिवाज दें, क्योंकि अब स्क्रीन्स की वजह से ये चीज बहुत कम हो गई है। और जरूरी नहीं है आप किसी बुक में से ही पढ़ें, आप ये चीज ही एक्सपीरियंस कर लें। मैंने तो इसको बहुत पर्सनल इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा, उसको मैं फौरन बोलती हूँ कि आओ मैं तुम्हें ना एक स्टोरी सुनाती हूँ, एक किसी भी एनिमल की या किसी भी इंसान की। और फिर मैं उस स्टोरी में जो भी वो खा रहा होता है ना उसकी हर चीज उस स्टोरी में डाल के उसको स्टोरी सुनाती हूँ। और वो स्टोरी सुनते सुनते भाई वो तो सारा खाना ही माशाल्लाह से वो खत्म कर लेता है। हालांकि वो बहुत ही जो है ना खाने पीने के मामले में बहुत चैलेंजिंग बच्चा है, लेकिन वाकई स्टोरी टेलिंग ने जो है वो बहुत ज्यादा काम किया है। और एक दो और लोग भी मुझसे जैसे ये सवाल भी पूछ रहे थे कि भाई
हम अपने बच्चे को कुछ सिखाते हैं लेकिन हमारे घर वाले उसके ऑपोजिट हमारे बच्चे को कुछ ऐसी बातें कहते हैं या डांटते हैं, ये कहते हैं मार लगेगी तुम्हारी, तुम्हें ये करेंगे। तो उसमें भी ये स्टोरी टेलिंग। आप अपने बच्चे जब अकेले हो तो आप उससे पूछे कि फलां ने तुम्हें ये बात कही थी, लेकिन ये बात गलत थी, ऐसे हम नहीं कहते, उन्होंने ये बात गलत की थी, आप अपने बच्चे को क्लियरली बता दीजिए। हम क्या करते हैं, बच्चों को ना ढांप देते हैं कि किसी ने झूठ बोला है तो हम उसको बोलते हैं वो तो मजाक कर रहा था। नहीं, आप अपने बच्चे को बताइए कि ये फला बंदे ने ये गलत बात की थी, लेकिन अब वो आइंदा करे तो आप उसको बोल देना कि ये गलत बात है, ये सही बात नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद हम अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि इवन बेबीज एज यंग एज 10 to 12 months रिस्पॉन्ड वेल टू स्टोरीज। छोटा बच्चा 12 महीने का भी है ना, 1 साल का बच्चा, वो भी स्टोरीज को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टोरी गिव वर्ड्स एंड ऑर्डर टू द एक्सपीरियंस एंड हेल्प्स एंगेज एंड डेवलप लेफ्ट ब्रेन, एक्सप्लेनिंग व्हाट हैपेंड, शी फेल डाउन सो दैट शी कैन अंडरस्टैंड व्हाई शी इज हर्टिंग। यानी कि आप बच्चे को बताएंगे कि तुम गिर गई थी, तभी तो समझेगी कि मैं क्यों, मुझे चोट क्यों, मुझे तकलीफ हो रही है। हम क्या करते हैं, बच्चा गिरता है, ओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल चले चले चले, बात खत्म। उसके इमोशंस को, उसकी तकलीफ को हम जो है ना एड्रेस ही नहीं करते। इसी तरह बच्चा उदास है, उसको आप पहले एड्रेस करें। ये कनेक्ट और रीडायरेक्ट टेक्निक से ही ताल्लुक रखता है कि तुम उदास हो, वो समझेगा, वो पहले अपने आप को समझे, हाँ मैं उदास हूँ, अच्छा आओ तुम उदास हो, आओ, अब उसको गले से लगा लें। अब जब मैंने अपने बच्चे के साथ ये इस तरह करना शुरू किया तो मैंने ये महसूस किया कि अगर मैं उसके सामने कहीं, मैं या उसके अब्बू उसके सामने एक्सप्रेस अगर कर दें कि हम उदास हैं, तो वो बच्चा फौरन आता है और हमें पहले प्यार करता है और हग करेगा या गले से लगाएगा और पूछेगा कि मामा आपको क्या हुआ है। तो बच्चा सीख रहा है कि जब मैं उदास होता हूँ तो मेरी माँ कैसे रिएक्ट करती है, वही काम वो हमारे साथ भी करता है। जब हम उदास होते हैं तो वो जो है वो ऐसे ही रिएक्ट करते हैं। और इसी तरह ही बच्चे जब वो एम्पैथी जिसे हम कहते हैं कि किसी की फीलिंग्स को समझना, वो भी हम उनको समझना सिखाएंगे तो समझेंगे। जैसे अभी जो है वो अ, मेरी बच्चे की जो दादी हैं, उसने उनको कहा कि दादी की कमर में दर्द हो रहा है, बेटा आप यहाँ आके ऊपर खड़े हो, फिर मैं आपको उठाऊंगी। तो मेरा बेटा भी कुछ देर पहले की बात है, वो अपनी दादी से जाके पूछ रहा है कि दादी क्या आपकी कमर का दर्द ठीक हो गया, क्या आपका दर्द ठीक हो गया। अब ये चीजें जो हैं, ये हम बच्चों को एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स, और हमने उनकी फीलिंग्स को एड्रेस किया, उनका ख्याल किया, तभी ये जो है ना, हमें भी ये चीजें मिलेंगी। तो अगर हम चाहते हैं कि हम यही चीजें हम अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना, कि वो दूसरों का ख्याल करें, हमारा ख्याल करें, और जो भी चीजें हैं, तो आप उनके साथ यही काम करना शुरू कर दें। ठीक है। अब अगली चीज है इंटीग्रेटिंग अवर सेल्स। हमें अपने आप को भी इंटीग्रेट करना है, सिर्फ बच्चों को इंटीग्रेट नहीं करना। ये आपको याद होगा लास्ट सेशन में जो हमने इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा था, इसमें जो है वो एक स्टोरी भी है यहाँ पर। ठीक है। एक माँ जो है वो कहती है कि मैं जो है वो एक मिलिट्री घराने से ताल्लुक रखती हूँ। तो हमें जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है, लेकिन जब ये नरम मिजाजी और दूसरों की तकलीफ को समझने की बात आती है ना, तो इस मैदान में मैं बिल्कुल फेल। इतनी जो है ना बड़ी मिलिट्री ऑफिसर वो कहती है कि जब मेरा बच्चा जो है वो शोर शराबा करता है, मुझे कितनी ही प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आती हूँ, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं अपने बच्चे की फौरन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती, यहाँ तक कि मुझे इस कनेक्ट और रीडायरेक्ट टेक्निक का नहीं पता चल गया। जब तक कि मैं मुझे मुझे किसी ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया कि हमारा एक राइट ब्रेन है और एक लेफ्ट ब्रेन है। हमें हद से ज्यादा लॉजिकल भी नहीं होना कि हमारे बच्चे को चोट लगे या हमारे घर में किसी को कोई तकलीफ हो तो हम बस फौरन जो है ना इमोशंस को हम बिल्कुल इग्नोर करें और हम बात किसी और चीज की करने लग जाएं और उसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़े। तो उसने कहा कि हमारे मिलिट्री जो है ना ऑफिसर्स ऐसा ही करते हैं, हमें जो है वो किसी भी इमोशन को टैकल करना कोई भी नहीं सिखाता। तो उसने कहा कि जब मैंने ये बात पढ़ी और मैंने अपने बच्चे के साथ इसको अप्लाई किया कि वो जब भी रोता धोता था तो मैं पहले अपने और उसके कनेक्शन को तरजीह देती थी, तब मैंने देखा कि मेरे बहुत से मसाइल जो है वो बच्चा बहुत जल्दी काम डाउन हो जाता है। ठीक है। और अपने आप को इंटीग्रेट करने का क्या मतलब है, इसमें अपने आप को इंटीग्रेट करने का ये मतलब है कि हम एज अ पेरेंट भी बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। हमें भी जो है वो, हमारे लिए भी सम टाइम्स क्या होता है कि इतने घर के काम, बच्चों की इतनी चीजों का ध्यान रखना, हम खुद जो है वो चीजों का सेंस खो बैठते हैं कि अब हम क्या करें।
तो अपने अपनी स्टोरी, अब आप चाहें तो, इसीलिए हम कहते हैं ना कि आप अपने आप से अकेले में बात भी कर सकते हैं। आप जो है वो थोड़ी देर आप अपने बच्चों से टाइम ले सकते हैं कि मुझे 20 मिनट या 5 मिनट अकेले में दे दो, मुझे थोड़ी देर बैठने दो अकेले, थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ। या हम किसी अपने दोस्त से या कि अपने हस्बैंड से, अपनी बहन से बातचीत कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। और मैंने बताया ना, हमें कुरान हमें इंटीग्रेट करता है, हम कुरान खोल सकते हैं, हम उसकी तफसीर पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें क्या करती हैं, ये हमें इंटीग्रेट करती हैं। ये हमारे इमोशंस और हमारी लॉजिक्स को एक वक्त में एक साथ बयान करती हैं कि अब हम क्या करें। तो अपनी भी इंटीग्रेशन का ध्यान रखते हैं। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि वो अपनी इंटीग्रेशन नहीं करते। ये जो एक सेशन, ये जो बुक कैफे रखा गया है, ये एक तरह से माओ की इंटीग्रेशन के लिए रखा गया है कि माएं भी समझे कि हमारा क्या रोल है, हम क्या कर रहे हैं। तो अपने आप को भी इंटीग्रेट करने की फिक्र करनी होगी। अगर आप अपने आप को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, आप हर वक्त एक जज्बाती कैफियत में रहेंगे, तो उसका असर डायरेक्टली आपके बच्चे पे पड़ेगा। तो इसलिए अपने अपनी अपने जज्बात को भी हर वक्त अपने दिल में मत रखिए, और उनको जो है वो एड्रेस करने की कोशिश कीजिए अपनी। इसमें एक बात ये कहते हैं कि जो एक पेरेंट है ना, उसको कोशिश करनी चाहिए कि वो उसके जो ट्रॉमास हैं, उसकी जो तकालीफ हैं, उसके जो चाइल्डहुड जो भी चीजें उसको परेशान करती हैं, वो उनको एड्रेस करे और उनको सॉल्व करे। उनकी फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे नहीं निकाले। हमारे यहाँ ये एक कॉमन बात है कि अगर बीवी को अपने शौहर की किसी बात पे गुस्सा आया है, तो वो क्या करती है कि जाके अपने बच्चों पे गुस्सा करना शुरू कर देती है, अपने बच्चों पे गुस्सा उतारती है। या किसी ससुराल में किसी सास की या ससुर की या कोई भी घरेलू मसले पे आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो आप उसकी फ्रस्ट्रेशन शौहर पे उतार रहे हैं। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा जो है वो डिसइंटीग्रेशन की अलामत है। 1 मिनट। तो इसलिए क्या करें, अपने आप को भी इंटीग्रेट करने की तरफ तवज्जो दें, क्योंकि उसका वो नहीं है तो फिर वो जाहिर है कि जो हम पीछे जो जितनी भी बातें पढ़ चुके हैं, उन सब की कोई वैल्यू नहीं है अगर एक पेरेंट खुद इंटीग्रेटेड नहीं है। उसके बाद अब एक बहुत 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 ही मजेदार कॉन्सेप्ट है जो अब आपके बहुत काम आने वाला है इंशाल्लाह। और ये है इंटीग्रेटिंग अपस्टेयर्स एंड डाउन स्टेयर्स ब्रेन। अभी तक तो हमने पढ़ा था राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बारे में, लेकिन ये जो है वो साइंटिस्ट ने अब ये चीज डिस्कवर की है कि जिस तरह हमारा एक लेफ्ट ब्रेन और एक राइट ब्रेन है, उस तरह हमारा एक अपस्टेयर्स और एक डाउनस्टेयर्स ब्रेन भी है। डाउनस्टेयर्स ब्रेन आपकी जो नाक है उससे पीछे का जो हिस्सा है, यानी कि आप अगर अपने मुंह को हाफ कर दें, तो ये जो हेमिस्फेयर है, जो आपकी नाक स्टार्ट जहाँ से होती है, उसके नीचे वाला हिस्सा डाउन स्टेयर्स ब्रेन कहलाता है। और उससे ऊपर जितना भी हिस्सा है वो क्या कहलाता है, अपस्टेयर्स ब्रेन कहलाता है। अब ये बात ही यहाँ पर क्यों बता रहे हैं, ये बात यहाँ पर बताने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। और वो स्टोरी है दो बच्चों की, एक ग्रैंड और एक ग्रेसी। ठीक है। वन आफ्टरनून जिल हर्ड येलिंग इन द बेडरूम ऑफ हर 6 year old ग्रैंड। एक माँ जिल जो थी, उसने अपने बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी। 4 साल की बच्ची ग्रेसी जो थी, उसने अपने भाई के ट्रेजर बॉक्स में से उसका एक क्रिस्टल निकाल लिया था। उसके पास एक स्टोन होगा, एक क्रिस्टल, वो 4 साल की बच्ची ग्रेसी, उसकी बहन ने निकाल लिया था। और उससे वो क्रिस्टल जो है वो गुम गया। जिल अराइव जस्ट इन टाइम टू हेयर द ग्रेसी से, जिल जैसे ही कमरे में पहुंची उसकी माँ, उसने क्या सुना कि उसकी बहन जो है वो बोल रही थी अपने भाई को कि इट्स जस्ट अ डम्प रॉक, आई एम ग्लैड आई लॉस्ट इट। कि बहुत अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा वो जो है ना क्रिस्टल खो दिया। वो तो एक बहुत ही जो है ना, हम जैसे उर्दू जान में हम कहेंगे, वो तो एक बहुत ही सड़ा हुआ पत्थर था। मुझे तो बहुत खुशी है कि मैंने वो खो दिया। अब क्या होता है, जिल लुक्ड एट हर यंग सन, जैसे ही माँ अपने बच्चे को देखती है, बेटे को, फिट्स क्लेंच्ड एंड फेस टर्निंग रेड, वो देखती है कि उसकी मुट्ठियां जो है वो बंद हो रही हैं और उसका जो चेहरा है वो लाल होने ही लगा है गुस्से से। You have probably experienced just such a moment where a situation with your child is delicately balanced and is about to turn ugly। वो कह रही है कि हमने भी एज अ मदर ऐसी बहुत सी सिचुएशंस को एक्सपीरियंस किया होगा जहां बस हालात जो है ना बिगड़ने ही वाले थे कि हम वहां पहुंच गए।
तो यहाँ पर जिल की माँ के साथ भी ऐसा ही हुआ था। अच्छा, थिंग्स कुड स्टिल बी calm down and tip toward a good and peaceful resolution or they could tilt in other direction। अब वो कह रहे हैं कि इस वक्त दोनों ही सिचुएशन हो सकती थी, या तो ये सिचुएशन संभल जाती या ये एक बिल्कुल ही अलग तरीके की तरफ जो है ना ये सिचुएशन पहुंच जाती। एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लिटिल डार्लिंग कंट्रोलिंग एन इम्पल्स, कामिंग सम बिग फीलिंग्स एंड मेकिंग अ गुड डिसीजन। सब कुछ डिपेंड करता है आपके उस छोटे से बच्चे पे। अगर तो वो संभल जाए और एक गुड डिसीजन ले ले आपका बच्चा, तो सिचुएशंस जो है वो खराब नहीं होगी। लेकिन क्या हुआ इन दिस केस, जिल इमीडिएटली सॉ साइंस ऑफ व्हाट्स कमिंग। जिल, उसकी माँ ने फौरन देख लिया कि अब क्या होने वाला है और कि उसका बेटा जो है वो अपना कंट्रोल खो रहा है और वो अब एक गुड डिसीजन नहीं लेने वाला। उसने अपने बच्चे की शक्ल देख के ये पहचान लिया कि मेरा बेटा इस वक्त कोई अच्छा डिसीजन नहीं लेगा। इसलिए उसने क्या किया कि फौरन उसके पास गई और she matched him step to step and raced across few feet between himself and his sister। Fortunately उसने देखा कि उसका बेटा जो है ना आगे बढ़ रहा है उसकी बहन को मारने के लिए, लेकिन जिल जो है वो उससे पहले पहुंची और उसने अपने बेटे को फौरन पकड़ लिया। She picked him up and held him close as his punches and kicks failed wildly in the air। उसने क्या किया, अपने बेटे को फौरन जाके, इससे पहले कि अपनी बहन पे हाथ उठाता, उसने उसको, जैसे हम बच्चे को पीछे से नहीं पकड़ लेते, उसने अपने बेटे को पकड़ लिया और उसने कहा कि उसने उसको जिस वक्त पकड़ा उसके जो मुक्के या उसके जो थप्पड़ थे वो सिर्फ हवा में वो मार रहा था, लेकिन एटलीस्ट उसने जो है वो ये सिचुएशन अभी उसको उठा लिया। अच्छा, when he finally stopped fighting, Jill set him down through his tears. He looked at his sister, who actually adored and idealized him। जैसे ही उसने उसने देखा कि मेरी माँ ने मुझे पकड़ा है, तो उसने कुछ देर तक तो अपने हाथ पांव चलाए, वो फिर रुक गया और उसने अपनी बहन की तरफ देखा जो कि अपने भाई को बहुत एडोर करती थी। उसके लिए वो, उसका भाई बहुत एक प्यार करती थी वो अपने भाई से, लेकिन उसके भाई ने अब उसको किस तरह अपना बदला लिया। उसके भाई ने बोला, यू आर द वर्स्ट सिस्टर इन द वर्ल्ड, तुम सबसे बुरी बहन हो इस दुनिया की। As Jill told Dan this story, she explained that this last verbal had hit its mark and produced the dramatic tears from Gracie's eyes। उसने कहा कि बस यही जो है ना, अब वो उसको फिजिकल टॉर्चर तो नहीं कर सका, लेकिन ये जुमला उसका कहना ही था कि उसकी बहन की आंखों से जो है वो आंसू आ गए। लेकिन उसको इस बात की बहुत खुशी हुई। Jill was glad that she had been there, or her son likely would have caused physical or not just emotional pain। उसने कहा कि अभी तक तो जिल ने सिर्फ एक मेरे बेटे ने सिर्फ इमोशनल पेन कॉज किया था अपनी बहन को, लेकिन अगर मैं वहां ना पहुंचती तो ये फिजिकल पेन भी जो है ना ये उसको दे चुका होता। लेकिन उसकी माँ ने एक बात कही, जो ये बुक लिख रहे हैं साइंटिस्ट, उनसे आकर एक बात कही, और वो क्या कही कि मुझे एक बात बताइए कि मैं हर दफा तो अपने बच्चों के साथ प्रेजेंट नहीं होंगी ना। अब ये इस वक्त तो मैंने ये सिचुएशन संभाल ली कि कोई फिजिकल अब्यूज नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं वहां ना हूं तो फिर मेरे बच्चे कैसे गुड डिसीजंस लेंगे। और यही इन्होंने लिखा है कि जो पेरेंट्स हैं उनके लिए यही एक बहुत बड़ी स्किल है कि हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि गुड डिसीजन, हाई इमोशन सिचुएशंस में भी आपको एक गुड डिसीजन कैसे लेना है। और इसके लिए आपको अपस्टेयर्स ब्रेन और डाउन स्टेयर्स ब्रेन को समझना पड़ेगा। ये स्टोरी यहाँ पर ये इसीलिए लाए हैं आपको एक जो है ना बताने के लिए कि हम भी ऐसी सिचुएशंस फेस करते हैं कि हम एज अ मदर ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे ये काम करेंगे तो हम नहीं होंगे, तो ये कैसे अपने इमोशंस पे कंट्रोल करेंगे, ये कैसे गुड डिसीजंस लेंगे। तो एक तो नंबर वन, इसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, अपर ब्रेन, अपस्टेयर्स ब्रेन और डाउन स्टेयर्स ब्रेन को। हमारा जो डाउन स्टेयर्स ब्रेन है, और यहाँ पर इन्होंने इसको हेडिंग दी है द मेंटल स्टेयरकेस, आपके ब्रेन की एक सीढ़ियां, द अपस्टेयर्स एंड डाउन स्टेयर्स ब्रेन। वो कहते हैं ऑथर कि अभी तक तो हम सिर्फ राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि अपस्टेयर्स पहली मंजिल ब्रेन की और दूसरी मंजिल क्या है। अब वो ये कहते हैं कि जो हमारा डाउन स्टेयर्स ब्रेन है, यहाँ पे जो आप पहली मंजिल देखने में भी, आई कैन ड्रॉ समथिंग ऑन द स्क्रीन, ये वाला जो हिस्सा है हमारे ब्रेन का, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। ठीक है, ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लाइक ब्रीदिंग एंड ब्लिंकिंग, फॉर innate reactions and impulses like fight and flight, और फॉर strong emotions like anger and fear। ये जो हमारा
लोअर ब्रेन है ना, पहली मंजिल, इसमें हर सारे जज्बात हैं, और जान बचाने के लिए लड़ना या भागना, या हमारी आंखों का झपकाना, और और क्या लिखा है, ब्रीथिंग, ये सब वो काम है जिनके लिए हमें सोचना नहीं पड़ रहा, वो सारे काम हमारे ब्रेन का नीचे वाला हिस्सा करता है। ठीक है, वो सारे काम जिनके लिए हमें कोई सोचने समझने की जरूरत नहीं है। हमें गुस्सा आने के लिए हमें सोचना थोड़ी पड़ता है कि मुझे गुस्सा आए, उदास होने के लिए सोचना नहीं पड़ता, हम इन अ सेकंड इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये सारे काम कौन करता है, इसका जिम्मेदार है हमारे ब्रेन का लोअर पार्ट। और हमारे ब्रेन का लोअर पार्ट बचपन ही से फुली डेवलप्ड होता है। यानी कि अच्छा खासा आप देखें, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको किसने बोला है कि तुम्हें भूख लगे हो तुम्हें रोना है, ये ब्रेन अब डेवलप्ड है। इसी वो ट्यून्ड है कि मुझे भूख लगेगी मैं रोऊंगा, वो जज्बात हैं उसके, वो उनको ऐसे ही एक्सप्रेस करेगा। ठीक है। इसी तरह जब किसी पे कोई खतरा आ जाए, जिसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट मोड, तो उस वक्त हमें सोच के थोड़ी हम शाउट करते हैं, हमारा बच्चा किसी सॉकेट में हाथ डाल रहा है तो हम ये थोड़ी सोचेंगे, थोड़ी हम फौरन शाउट करते हैं कि रुक जाओ मत हाथ डालो। तो इसका जिम्मेदार कौन है, हमारा लोअर पार्ट। लेकिन योर अपस्टेयर्स ब्रेन इज कंप्लीटली डिफरेंट। हमारा जो अपस्टेयर्स ब्रेन है वो मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ है इस नीचे वाले पार्ट से। इट्स मेड अप ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड इट्स वेरियस पार्ट्स। अब ये जो हमारा अपर ब्रेन का जो पार्ट है, अपर ब्रेन है, ये क्या करता है, सबसे ज्यादा थिंग्स लाइक थिंकिंग, इमेजिनिंग, प्लानिंग, ये सब जिम्मेदार हैं। ये सब का, इन सब का जिम्मेदार कौन है, आपके ब्रेन का अपर पार्ट। देखिए मैंने ब्रेन के अपर पार्ट में क्या लिखा है, आपकी याददाश्त, आपकी समझ, सोच, दलाइल, रीजनिंग, फैसला करना, अपने जज्बात पर काबू पाना, और नरमी, ये सारी चीजें हमारे ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट से आती हैं। और आप हैरान मत होइएगा अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि हमारा जो अपर पार्ट है ब्रेन का, वो मिड 20s तक भी फुली डेवलप नहीं होता है। कितना ही आप कोशिश कर लें, मिड 20s तक, यानी कि 25 साल की एज एक ऐसी एज है जब जाके आप कह सकते हैं कि अब हमारे बच्चे की फैसले की कुव्वत और रीजनिंग और दलाइल और सोच समझ जो है वो एक मिच्योर लेवल तक पहुंचे हैं। ठीक है। तो अब आप, हम अपने बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये बात इसलिए भी ऑथर लिखते हैं कि हमने ये बात इसलिए भी यहाँ पे रिसर्च पेरेंट्स को बताई है, ताकि पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों से उसी के मुताबिक एक्सपेक्टेशन सेट करें। हम कहते हैं कि हमने मैं तुम्हें एक बार कह दिया ना तो तुम ये बात समझ जाओ। हालांकि अभी इस वक्त हमने पहली सेशन में क्या पढ़ा था, थिंग दैट आर रिपीटेड। जो बातें रिपीट होंगी वही आपके बच्चे के ब्रेन को पक्का पक्का डेवलप करेंगी। आप देखेंगे एक घर की दीवार भी बनानी होती है ना, तो वो एकदम से नहीं बन जाती, उसके लिए कितना सीमेंट यूज होता है, फिर उस सीमेंट को पक्का करना, फिर उसके ऊपर से पेंट करना, फिर अगर, मतलब कितने सारे काम होते हैं। एक दूसरी मंजिल को ना आप इसी इसी तरह ले लें, वर्क इन प्रोग्रेस है। और उसके लिए अपने बच्चे को ये सारी चीजें सिखाने के लिए मैंने कोशिश करनी है। मैं जब तक अपने बच्चे को किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं दूंगी, हमने लास्ट सेशंस में भी पढ़ा कि ब्रेन डेवलप होता है एक्सपीरियंसेस से। एक बच्चा जिसने आज तक जो है, उस उसकी माँ ने उसको गुस्से में सिखाया ही नहीं कि तुम्हें गुस्से में क्या करना है, कोई भी समझदारी का काम नहीं सिखाया। फॉर एग्जाम्पल उसको गुस्सा आता है तो उसकी माँ उससे ज्यादा बढ़ के उसको चिल्लाती है, उस पर मारती है, और उसने क्या सीखा, उसके साथ कोई बातचीत भी नहीं करती, ना ही कोई स्टोरी टेलिंग करती है। तो बच्चा तो वही सीख रहा है ना जो आप उसके साथ कर रहे हैं। उसको, उसने ये सीख लिया अपने एक्सपीरियंस से कि मैंने गुस्से में मैंने भी थप्पड़ ही मारना है, मैंने भी अपने गुस्से को इसी तरह ही एक्सप्रेस करना है। तो उसका ब्रेन इसी तरह ही डेवलप होगा। ठीक है। लेकिन एक माँ जो अपने बच्चे पर मेहनत करती है कि जब बच्चे को गुस्सा आता है, वो खुद सबसे पहले काम डाउन होती है और अपने बच्चे के पास बैठती है और उसकी पहले बात सुनती है। अगर दो बहन भाइयों की लड़ाई हुई, हमने पढ़ा था ना कि सिबलिंग राइवरी में भी क्या है, दोनों की बात सुनी माँ ने, तो उसने बच्चे को क्या सिखा दिया कि इतनी हाई इमोशन सिचुएशंस में भी हमें दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू सुनने की बर्दाश्त रखना, ये एक माँ सिखाएगी। जब तक आप अपने बच्चे को ये एक्सपीरियंस नहीं देंगे, बच्चे का ब्रेन डेवलप नहीं होगा। कोई भी काम जिसका वालिदैन उसे बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं देते, बच्चे का ब्रेन उसकी तरह उस तरह डेवलप हो ही नहीं सकता, वो चीजें वो सीख ही नहीं सकता। इसी और ये इसलिए बड़ी बात है क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना, अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हमें स्कूल में नहीं सिखाई जाती। ये एक्टिविटीज, ये कंट्रोल, ये हिकमत, ये सोच समझ हमारे यहाँ सिर्फ थ्योरीज पढ़ाते हैं।
और प्रैक्टिकली कोई कोई काम ही नहीं करता। सिर्फ इसीलिए जो है ना, सिर्फ पेरेंट्स ही अकेले बेचारे बैठे हैं, सारी अखलाकी चीजें उन्होंने अपने बच्चे को खुद ही सिखानी है। तो बस फिर तो हमें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस चीज में। और इसमें लिखते हैं कि असल बात यह है कि ये जो अपर ब्रेन है, यही उन सारे करेक्टरिस्टिक्स का रिस्पॉन्सिबल है जो हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं। अगर आप इस पे मेहनत नहीं करेंगे, आप ये चूज करती हैं कि छोड़ो मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, तो आप ये देखें कि आपका बच्चा ये सारी चीजें कहाँ से सीखेगा। अल्लाह रहम करे अगर उसने आगे चल के कुरान पढ़ लिया, उसको अच्छे दोस्त मिल गए, उसको अच्छी कंपनी मिल गई, तो किसी हद तक वो ये बातें सीख भी लेगा। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी थी ना, कि एज अ पेरेंट आप उसको बचपन ही से इतनी सारी चीजें ये सिखा देते, आपने उसको अगर नहीं नहीं फिर सिखा पाएंगे। अच्छा, इसमें ये लिखते हैं, एक तो ये वाली बात लिखी कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस भी फिर अब इसी तरह सेट करें। अगर हम कहते हैं ना, हम शिकायत करते हैं हमारा बच्चा नहीं सुन रहा, मैंने उसको इतनी बार एक्सप्लेन किया नहीं सुन रहा, कोई बात नहीं, ये उसकी एज के लिए एक बहुत ही नॉर्मल सा बिहेवियर है कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा। आप उसके पास जाइए, आप उसको बोलिए कि मामा ने तुम्हें ये बात कही है, आप मामा की प्लीज ये बात मान लो। रीजनिंग की मैंने बात नहीं, हम रीजन नहीं देते बच्चों को। अब क्या हुआ है, आप चाहती हैं कि आपका बच्चा आपकी बात सुने। फॉर एग्जाम्पल आपने उसको कहा मुझे ये फला प्लेट ला के दो, या सॉरी ये संभल के पियो पानी, ठीक है, मैं तुम्हें कह रही हूँ देख के पियो, देख के पियो। हम गुस्से में उसका जो है ना फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन कर देते हैं, गुस्सा करके चीख चिल्ला के। अब हमारी बात नहीं समझता। नहीं, उसको कहें बेटा अगर आप इसको सही से नहीं पकड़ोगे तो पानी गिर जाएगा बेड पे। एक बार समझा दिया, दूसरी बार आराम से समझाए, तीसरी बार समझाती रहे, इतना समझाएं यहाँ तक के उसको जो है ना, ये फैसला करने वाली जो कुव्वत है ना, वो उसके अंदर डेवलप हो जाए। उसकी सोच को आप इस मामले में उजागर कर दें। इस हद तक आपने अपने बच्चे को बोलना है, और प्यार से ही बोलना है, अच्छे तरीके से ही बोलना है। और क्यों हमने अपना अपना सब्र नहीं खो देना, यहाँ पर ये उसकी एक और बात बताते हैं कि क्यों अगर हम इसमें ना लिखा है किड्स आर प्रोन टू गेटिंग ट्रैप डाउन स्टेयर्स। बच्चे जो हैं ज्यादातर, क्योंकि बच्चों का ये हिस्सा ब्रेन का डेवलप नहीं होता, तो बच्चे बहुत प्रोन होते हैं कि वो यहीं पर ट्रैप होके रह जाते हैं। इसीलिए आपने देखा है कि बच्चे को जब गुस्सा आता है तो उसको जितना मर्जी बोल लो कि तुम चुप हो जाओ, तुम ये नहीं करो, वो नहीं सुनता, क्योंकि वो यहीं पर ट्रैप है। और यहाँ पर इसके लिए वो एक जो है ना एक ब्रेन का पार्ट बताते हैं। ये एक बहुत ही जो है ना मजेदार बात है, और वो है ओमेगड्यूला। इसको अगर मैं लिखूं, मैंने आगे लिखना है, मैं इसको यही लिखना चाहती हूँ। इसकी प्रोनाउंसिएशन है एमिगड्यूला। वो कहते हैं कि हमारे ब्रेन में ना एक छोटा सा पीस है, एक बादाम जितना अल्लाह ताला ने रखा है। और उसका काम क्या है कि ये वो पार्ट है हमारे ब्रेन का, इसका इट्स जॉब इज टू क्विकली प्रोसेस एंड एक्सप्रेस इमोशंस, स्पेशली एंगर एंड फेयर। इसका ये काम है, ये हमेशा एक्टिव रहता है हमारे ब्रेन का ये पार्ट। इसका क्या काम है कि जो हमारे इमोशंस है ना, बगैर सोचे समझे उनको एक्सपीरियंस करना, शदीद एक्सपीरियंस करना। ठीक है, इसकी मिसाल कैसी है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका एमेगड्यूला कब काम कर रहा है, ये कब काम करता है। आप सोचें कि जब आपके बच्चे ने किसी सॉकेट में हाथ डाला और आपने फौरन चिल्लाए स्टॉप, तो ये क्या था, ये फौरन आपको सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ी, इस हिस्से ने ब्रेन के फौरन काम किया और आपने एक ऐसा रिएक्शन दिया कि रुक जाओ। ये आपके ब्रेन के इस पार्ट ने काम किया था। इसी तरह कोई अगर कोई डेंजर, आप जो है ना कोई रेप्टाइल, कोई स्नेक आ गया है, तो आप फौरन क्या करेंगी, फौरन भागेंगी। उस वक्त आप बैठ के सोचेंगे नहीं कि मैं क्या करूं। तो ये रिएक्शन जो होता है, हम इसको फ्लाइट एंड फाइट मोड भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, अब क्या होता है, बच्चों के ब्रेन का जो ये पार्ट होता है एमेक्यूला, ये क्या करता है, वो इस बुक में ऑथर लिखते हैं कि ऐसी सिचुएशंस में जिसमें हमारी जान को खतरा हो, उस वक्त तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा ब्रेन का ये पार्ट काम कर रहा है और हम फौरन से बच जाते हैं किसी डेंजर से। लेकिन ऑथर ये बात लिखते हैं कि जब हमारी जान को खतरा ना हो, बहुत सारे बड़े ऐसे हैं, तब भी वो अपने ब्रेन के इसी पार्ट को ही यूज कर रहे होते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि आप उस वक्त तो चिल्लाएं जब बच्चे की जान को खतरा हो, लेकिन अगर किसी ने कार गलत पार्क कर दी है, उस वक्त आप बाहर निकल के चीख रहे हैं और चिल्ला रहे हैं कि तुमने ये गलत पार्किंग किया। आप देखें रोड्स पे हम ऐसे एक्सीडेंट को एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सीडेंट तो हो गया लेकिन दो बड़े लड़ रहे हैं एक दूसरे से, फिजिकली एक दूसरे को असॉल्ट कर रहे हैं। तो ये क्या है, आपका ब्रेन इस वक्त सोच समझ से किसी भी तरह काम नहीं ले रहा। और ये इसका जो है ना एक, अगर इसको ज्यादा इस्तेमाल किया जाए एमेगड्यूला को,
जब ये ज्यादा काम करता है तो ये क्या करता है, हमारे ब्रेन को हाईजेक कर लेता है। हाईजेक करने का क्या मतलब है कि अब यहाँ पर जो है ना ये दरवाजा बिल्कुल बंद हो जाता है। अब उन्होंने कहा है कि आप ऐसे इमेजिन करें कि यहाँ पर ना ये पूरी सीढ़ियां बंद हो गई हैं बस। अब जब आपका बच्चा भी किसी ऐसे इमोशन को, गुस्से को एक्सपीरियंस कर रहा है या खौफ को एक्सपीरियंस कर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तो आप उसी वक्त समझ जाएं कि अब इसके ब्रेन के ऊपर वाले फ्लोर का दरवाजा हो गया है बंद। अब इसी वजह से आप उसको जितनी मर्जी लॉजिक दे दें वो किसी काम नहीं आएंगी। और इसीलिए आपको वो कनेक्ट और रीडायरेक्ट की जो है ना इन्होंने स्ट्रेटेजी दी थी कि जब आप अपने बच्चे का हाथ पकड़ेंगे, उसको गले से लगाएंगे, ये इमोशंस फौरन काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो राइट ब्रेन है ना वो काम करता है, हमारी बॉडी सेंसेशंस को रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। अच्छा। अब इसमें एक टेंट्रम्स के बारे में बताया। अब ये सब मदर्स का जो है ना एक फेवरेट टॉपिक आ गया, बच्चों की जिद, टेंट्रम्स का होना। अब वो कहते हैं टेंट्रम्स कैसे इस अपस्टेयर्स और डाउनस्टेयर्स ब्रेन से ताल्लुक रखते हैं। अ ड्रेडेड टेंट्रम कैन बी वन ऑफ द मोस्ट अनप्लीजेंट पार्ट्स ऑफ पेरेंटिंग। टेंट्रम या जिद बच्चे की जो है वो ये पेरेंटिंग का सबसे अनप्लीजेंट पार्ट होता है पेरेंट्स के लिए, चाहे वो प्राइवेटली हो या पब्लिक में हो। इन अ blink of an eye turn the person who owns our heart and moves mountains with his beautiful smile into the most unattractive being on the planet। वो कहते हैं एक टेंट्रम जो है वो बच्चा जो हमारे लिए हमारी जिंदगी होता है और हमारी जो है ना आंखों का तारा होता है, एक सेकंड में उसका उसकी ये जिद उसको हमारे लिए दुनिया का इंतहाई अनअट्रैक्टिव बच्चा बना देती है, अनअट्रैक्टिव पर्सन बना देती है। तो वो कहते हैं कि मोस्ट पेरेंट्स हैव बीन टॉट दैट देयर इज ओनली वन गुड वे टू रिस्पॉन्ड टू अ टेंट्रम, इग्नोर इट। हमें ये सिखाया गया है कि जब बच्चा जिद करे ना तो उसको इग्नोर करो, उसकी बात मत सुनो। अदरवाइज यू कम्युनिकेट टू योर चाइल्ड दैट शी इज पावरफुल वेपन। हम यही बात सुनते हैं ना। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ यही बात बहुत कॉमन है कि अगर तुम बच्चे की हर बात पे या उसके टेंट्रम पे, उसकी जिदों पे तुम रिस्पॉन्स दोगी तो बच्चा तुमसे हर बात मनवाएगा, या तुम उसको इतनी पावर दे दोगी कि वो हर चीज को जो है वो तुमसे इजीली ले सकता है और तुम्हारे अगेंस्ट उसको यूज कर सकता है। लेकिन वो कहते हैं बट व्हाट डज दिस न्यू नॉलेज अबाउट द ब्रेन से अबाउट द टेंट्रम्स। हमारे ब्रेन की ये नॉलेज जो है वो हमें टेंट्रम्स के बारे में क्या बताती है। when you know about the upstairs and downstairs brain you can also see that they are really two different types of tantrums। वो कहते हैं कि जब आप ब्रेन के दो हिस्सों के बारे में समझते हैं तो आप टेंट्रम्स में भी देखेंगे कि एक टेंट्रम होता है अपस्टेयर्स टेंट्रम और एक जिद होती है डाउनस्टेयर्स टेंट्रम। इन दो में आपको डिफरेंस करना है, क्योंकि इन दोनों जिदों को पेरेंट्स अलग तरीके से रिस्पॉन्स करें। डाउन स्टेट्स टेंट्रम का क्या मतलब है। डाउन स्टेट्स टेंट्रम का मतलब है कि ये वाकयातन इस वक्त बच्चा तकलीफ में है। ठीक है, बच्चे से किसी ने कुछ चीज छीन ली है, उसके बहन ने, भाई ने, और वो शदीद रो रहा है, तकलीफ में है, उसके ब्रेन को अब मैगजूला ने हाईजैक कर लिया, अब वो सोच समझ नहीं पा रहा, ये एक अलग टेंट्रम है। इसको आप डील करेंगे कनेक्ट और रीडायरेक्ट टेक्निक से। ठीक है। लेकिन वो ऐसे भी टेंट्रम्स होते हैं जो बच्चे जानबूझ के करते हैं। उनको पता है कि अगर मैं ये इस तरह से जिद करूंगा तो मेरी माँ मेरी बात मानेगी। उनका चीखना चिल्लाना, कुछ बच्चे चीजें उठा के फेंकते हैं कि मेरी बात, ये बात मेरी सुन ले। तो ये है अपस्टेयर्स टेंट्रम। द डाउनस्टेयर्स टेंट्रम इज completely different. Here a child becomes so upset that he is no longer able to use his upstairs brain. डाउनस्टेयर्स टेंट्रम में बच्चा इस बात की, वही जो बात मैंने कही है कि नहीं एबिलिटी रखता कि वो कुछ भी सोचे और समझे। Your toddler becomes so angry that you poured water on his head to wash his hair that he begins screaming, throwing toys out of the tub and wildly swinging his fists। इसकी मिसाल एक ऐसा बच्चा है जो नहाते हुए बहुत रोता है, उसकी माँ उसके ऊपर पानी डाले जा रही है और वो चीखे जा रहा है और चिल्लाए जा रहा है। तो ये क्या है, in particular, his amygdala take over and hijack his upstairs brain. He is not even close to being in a state of integration। वो जैसे कहते हैं ना, अब वो अभी फिलहाल जब तक उसके बिग इमोशंस काम डाउन नहीं होंगे, आप उससे कितनी मर्जी बातचीत कर लें वो आपकी बात नहीं समझने वाला।
ठीक है। when your child is in the state of disintegration and full blown downstairs tantrum has erupted, a completely different parental response is called for. Whereas a child throwing an upstairs tantrum need a parent to quickly set firm boundaries. यहाँ वो कहते हैं कि इसकी तो बात हो गई, जब बच्चा यहाँ से टेंट्रम शो करे ना, जानबूझ के जब वो ये हरकत करे, उस वक्त पेरेंट्स को फर्म बाउंड्रीज सेट कर देनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ आप बाउंड्रीज सेट करेंगे क्योंकि ये बच्चा जानबूझ के कर रहा है। ठीक है, ठीक है। An appropriate response to the downstairs tantrum is much more nurturing and comforting as in the connect and redirect. इस सिचुएशन में कनेक्ट और रीडायरेक्ट सबसे ज्यादा कंफर्ट करता है बच्चे को और फौरन मसले को हल करता है, और इसमें बाउंड्रीज को सेट करना। ठीक है, अब मैं इसमें से बुक में से ही पढ़ती हूँ। अच्छा, then once the upstairs brain re-enters the picture, you can begin to respond the issue and logics and reason. अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, बाउंड्रीज कैसे आप सेट कर सकते हैं। बाउंड्रीज आप बाउंड्रीज ऐसे ही सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा जो है वो जानबूझ के आपको कोई शो कर रहा है, तो आप उसको खाना खाने में कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल उसने खाना नहीं खा रहा और जाकर कोने में खड़ा हो गया कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा, और आपको पता है कि ये इस वक्त ये जज्बाती नहीं है, ये जानबूझ के मुझे तंग कर रहा है या वॉट एवर, तो आप उसको जाकर बोलेंगी कि तुम्हें, उससे पहले पूछें कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने इतना खाना खा लिया है कि पेट भर जाए, तो आगे तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी आ गई है, उसको कुछ सोचने पर मजबूर करें। फिर बच्चा, जब उसमें एक स्टोरी भी लिखी है कि वो बच्चा आगे से कहता है कि नहीं मुझे तो डेजर्ट चाहिए, मुझे और खाना नहीं खाना, तो उसके बाप उसको क्या कहता है, ठीक है 10 लुक में खा लो, तुम्हें डेजर्ट मिल जाएगा। और उसने कहा कि जो है ना, वो बच्चा जो है ना बहुत उसमें गया था उस अपने बाप की नाफरमानी करके, लेकिन उसने जो है वो उससे पहले इंगेज किया कि ठीक है तुम्हें क्या लगता है, उसको सोचने पर उभारा, उसको कहा कि ये 10 लुक में तुम ये खत्म कर लो, ये डेजर्ट तुम्हारे सामने रखा है तुम खा लेना। और उसने कहा कि उसको पता भी नहीं चला कि 10 लुकमों में तो उसका जो है ना, जो भी मैं उसको खिलाना चाह रहा था वो खा लेगा। और इसमें यह है कि मैं हर पेरेंट की अलग सिचुएशन में हर सिचुएशन को सामने रख के नहीं दे सकती, लेकिन सिर्फ आपको ये अपने बच्चे के लिए पहचानना है कि वो ये काम जानबूझ के कर रहा है या वो वाकई बेचारा बहुत बुरी हालत में है। तो दोनों के हिसाब से हमें अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना है। इसमें अब क्या आता है कि इसी तरह ये एक स्टोरी सुनाते हैं इंस्टेड ऑफ। अच्छा, इन्होंने कहा है कि अब हम एज अ पेरेंट अपने आप से सवाल करें कि मैं, मेरा अपने बच्चे से कैसा ताल्लुक है, क्या मैं उसके लोअर ब्रेन को, जैसे कहते हैं ना, वो एक इमोशनल स्टेट में मैं उसको मजीद आग लगाती हूँ, या मैं कोशिश करती हूँ उसके अपस्टेयर्स ब्रेन को एंगेज करने की। यहाँ पर उन्होंने जो है वो एक स्टोरी सुनाई है। एक बच्ची है जो कि अपनी माँ को क्या कह रही है, आई हेट यू। यहाँ पर मैं उस स्टोरी को पढ़ती हूँ, 1 मिनट। वो अपनी मामा को कहती है कि मुझे आप बहुत बुरी लगती हैं, क्योंकि जो है ना, आई हेट यू मॉमी, आप बहुत बुरी हैं, आपने जो है वो मुझे वो नेकलेस नहीं दिलाया, आप बहुत मीन है, आप मेरी बात नहीं सुनती। अब उन्होंने कहा एक तो रिएक्शन ये हो सकता था कि मैं उसको ये बोलती कि ये बात तो बिल्कुल भी सही नहीं है बेटा, मैं तुम्हें जो है ना, तुमने कितनी बुरी। अच्छा, बच्चा क्या कहते हैं, जो गुस्से में आता है ना, बच्चे बहुत बुरी बुरी बातें भी कहते हैं अपने माँ को। अब माँ बाप क्या कहते हैं, करते हैं कि पहले बच्चे के जज्बात को नहीं समझे कि वो क्यों कह रहा है, हम फौरन पहले कहते हैं तुमने ये जुमला बोला कैसे, तुमने ये लफ्ज बोला कैसे। अब इससे क्या होता है, और हम उनके इस एमेक्चूला को मजीद ट्रिगर कर रहे हैं, मजीद उनके फ्लाइट एंड फाइट मोड को ऑन कर रहे हैं। इसी तरह जो पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी भी सिचुएशन में मार भी लगाते हैं ना, आप पता है उनका कौन सा, आप उनका एमेक्चूला एक्टिवेट कर देते हैं। जब आप बच्चे को मार रहे हैं ना या उसकी पिटाई कर रहे हैं, अब उसके ब्रेन का आपने फाइट एंड फ्लाइट मोड ऑन कर दिया है। पहले ही बच्चा डाउन स्टेयर्स में ट्रैप था, आपने उसका वो ट्रिगर कर दिया है हिस्सा ब्रेन का कि अब वो सिर्फ उस वक्त ये सोच रहा है कि मैं अपनी माँ की मार से कैसे बचूं। अब तो जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही वो कुछ नहीं सोचेगा, कुछ भी नहीं सोचेगा, उसकी सोच समझ बिल्कुल काम नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही वो गुस्से में था। ऊपर से आपने उसका इमेक्जुला को भी ट्रिगर कर दिया कि वो अब ये सोचे कि मैं अपनी माँ की मार से कैसे बचूं, या ये जो मेरी माँ चीख और चिल्ला रही है मैं उससे कैसे भागूं। अब उसका ब्रेन सिर्फ यही सोच सोच रहा है बस। तो हालांकि हम क्या चाहते हैं, हम यहाँ जो है ना,
आप एक ऐसे इमेजिन करें कि एक माँ बोले जा रही है, लेकिन उसकी एक बात भी बच्चे को समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपने उसके ब्रेन का एक ऐसा पार्ट एक्टिवेट कर दिया है जिसने उसके अपस्टेयर्स ब्रेन को बिल्कुल उससे लिंक खत्म कर दिया। इसीलिए भी जरूरी होता है कि बच्चों की ऐसी सिचुएशंस में बहुत ही कामली रिस्पॉन्स किया जाए। अगर आप नहीं करेंगी तो आप उसके किसी और ही पार्ट को ट्रिगर कर रही हैं, जिससे तो वो बिल्कुल ही किसी तरह की सोच समझ से काम नहीं लेगा। इसी तरह ऐसे ही वो बच्चे होते हैं जिनकी मैंने सेशन के शुरू में मिसाल दी थी, कि ऐसे लोग जो है ना वो 40 साल की उम्र को भी पहुंच जाते हैं, लेकिन अब तक भी उन्हें गुस्सा आता है, तो उनकी वजह से पूरा घर परेशान होता है कि मैं इस शख्स को चुप कैसे कराऊं, इतने गुस्से में ये चीख रहा है और चिल्ला रहा है, क्योंकि उन्होंने यही सीखा है, उनको कंट्रोल करना ही नहीं सिखाया। तो आपने एज अ मदर अपने लिए टारगेट रख लें कि अपने बच्चे को फैसला करना मैंने सिखाना है। अच्छा, अब यहाँ पर जिस माँ की मैं स्टोरी सुना रही थी कि वो बच्चे को फौरन किस बात पे टोकती है कि तुमने ये वर्ड बोला कैसे, लेकिन उसने कहा कि उसकी माँ ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसको क्या बोला, उसको ये बोला कि दैट नेकलेस वॉजेंट फॉर सेल, वो नेकलेस सेल के लिए नहीं लगा था, इट्स ओके इफ यू वांट टू कीप फीलिंग अपसेट, कोई बात नहीं अगर तुम उदास हो रही हो तो वी कैन, हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, अगर तुम यही सोचती रहोगी तो तुम उदास ही रह जाओगी। उसकी माँ उसको ये बात समझाती है। अब यही हमारे साथ भी हो सकता था कि अब एक बच्चा जो है ना, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक में किसी को ये आई थिंक मैंने बात डिस्कस की थी, पब्लिक में आपका बच्चा किसी के लिए बैड वर्ड यूज करता है, हम फौरन क्या करते हैं, फौरन हम उसको शेम करना स्टार्ट कर देते हैं। और मैंने तो इवन बहुत सारी माओ को ऐसा देखा भी है, उन्होंने पब्लिक में अपने बच्चों को रख के मारा थप्पड़। उस बच्चे की आप अगर आंखों में देख लेना किस कदर नफरत और एक गुस्सा उस बच्चे के अंदर फौरन भर जाता है, उस एक थप्पड़ से या उस एक डांट से या उस शेम से जो हम पब्लिक में उसको करते हैं। तो जरूरत क्या है, ये बात सोचने की, ये इन्हीं ऑथर की जो एक और बुक है ना, द नो ड्रामा डिसिप्लिन, कि हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें, तो वो उसमें यही बात लिखते हैं कि पहले, सबसे पहले आपको अपने आप से सवाल पूछना है, मेरे बच्चे ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, वजह क्या थी, क्यों किया। और उसके बाद ये बात सोचे कि मैं किस से किस तरह आसान तरीके से, बेस्ट तरीका क्या हो सकता है उसको इसका जवाब देने का, तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे। अल्लाह ताला भी हमें कुरान में यही बात फरमाते हैं ना कि इदफा बिल्लती ही अहसन, बुराई को उस तरीके से दूर करो जो सबसे बेस्ट हो। और यही चीज इन ऑथर ने अपनी बुक में भी लिखी है कि जितने भी बुरे इमोशंस हो बच्चों के, बुरी वर्ड्स हो, उनको सबसे बेस्ट और सबसे आसान और सबसे अच्छे अखलाक से डील कीजिए। मुझे एक जो सहाबी थे जिन्होंने वो, जिनका वो सहाबी कह रही हूँ, एक जो बदवी था जो आ गया था और उसने जो है वो मस्जिद नबवी में पेशाब कर रहा था। तो अब हालांकि ये एक कैसा एक्ट है कि कोई इसको देखे, हमारे यहाँ तो कोई हो तो उसको तो जान से ही मार दें, ऐसा कोई काम करे। वो एक शर्ट का भी वाकया गुजर चुका है, कमीज पहनी थी, इस पर अरबी से कैलीग्राफी हुई, तो उस पर कितना तमाशा बना, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया सहाबा इकराम को किसी भी तरीके के रिएक्शन से। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि जब हम बच्चों की पॉटी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं या ये चीज सिखा रहे होते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो हमें क्या बोला जाता है कि जब तक तुम बच्चे को मारोगी नहीं, जब तक तुम बच्चे को डांटोगी नहीं, वो नहीं सीखेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। और हालांकि वो बदवी जो था वो बेशक वो इलिटरेट था, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उसको ये सेंस तो होता ना, लेकिन स्टिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया सहाबा इकराम को कोई रिएक्शन देने से। हम तो बच्चों का जो है ना वॉशरूम निकल जाए, हम उनको इतना शेम करते हैं, इतना शेम करते हैं कि वो बेचारा जो है ना बस डर के मारे ही वो उसी डर में ही रह जाता है। वो अगर वॉशरूम जाता भी है ना, वो अपनी माँ के डर से जाता है, उसको ये चीज उस वक्त भी क्लियर नहीं होती कि मैंने क्यों वॉशरूम जाना। तो ये बात भी मैंने इसलिए एक्सप्लेन की क्योंकि हम, और इसी तरह कोई बड़ा हमें कोई बोले तो उसके जुमले या उसकी बातें पकड़ने से पहले उसके जज्बात को देखिए। ये जो है ना, ये एक मिच्योर अप्रोच होती है किसी भी रिलेशनशिप को हल करने के लिए। अब इसमें जो है वो एक लास्ट जो है वो हम आखिर इस सेशन को एंड करेंगे किस बात से, अच्छा, कि अब हम इस ब्रेन को एक्सरसाइज कैसे करवा सकते हैं। ये ब्रेन अभी हमने पढ़ा कि ये वालिदैन ही अपने बच्चों को ये सब बातें सिखा सकते हैं एक्सपीरियंसेस दे के। हम, आप देखिए, हम बच्चों का मजाक उड़ाते हैं ना, उनसे कोई चीज गिर जाए, किसी बड़े बच्चे से भी ऐसा ही होता है कि गिर जाए तो ये इससे तो हर चीज ही गिर जाती है, तो अंधा है।
इसको तो नजर ही नहीं आता, ये हमेशा यही गलती करता है। एक तो यही वजह हो सकती है कि उसको हर दफा ही टोका गया है गिरने पे, उसको सही से। आप जब तक अपने बच्चे को खाना खुद उसको देंगी नहीं कि वो अपनी प्लेट से खुद चम्मच उठा के खाए, तो जाहिर सी बात है कि उससे खाना गिरेगा, और हो सकता है 50 बार गिरे। ये एक नॉर्मल सिचुएशन है। मैंने देखा है ऐसे पेरेंट्स बच्चों को खाने पे बैठे बैठे ही मार कुटाई शुरू कर देते हैं बच्चों की, तुम्हें तमीज नहीं है, तुम खाना गिरा देते हो। तो जब तक हम अपने बच्चे को एक्सपीरियंस नहीं देंगे, उसको सिखाएंगे नहीं बात करना, वही बात है, जब बात नहीं करना सिखाएंगे तो उसको बात करना नहीं आएगी, इमोशंस एक्सप्रेस करना नहीं सिखाएंगे तो नहीं एक्सप्रेस करना आएंगे, काम करना नहीं सिखाएंगे तो नहीं करने आएंगे। फिर क्या होता है, जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम उनको कहते हैं इसको फला काम नहीं करना आता, इसको फला काम नहीं करना आता, इसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली ही नहीं गई तो कैसे आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब इन्होंने कहा है कि हम अपने बच्चों के इस ब्रेन को एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि बच्चे हमारी पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में भी अच्छे डिसीजंस ले सकें। उन्होंने कहा है वन बिग पेरेंटल टेम्पटेशन इज टू मेक डिसीजन फॉर आवर किड्स। सबसे बड़ी पेरेंटिंग टेम्पटेशन क्या होती है बड़ों के लिए, कि हम अपने बच्चों की जिंदगी के सारे डिसीजन खुद ले लें। ठीक है, इसकी मिसाल एक छोटे बच्चे की ऐसी हो सकती है, बच्चा कहीं चढ़ रहा है या कुछ कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो माँ क्या कह रही है, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ये उठा के रखो वो उठा के रखो। ये चीज जो है ना, बच्चे के अपर ब्रेन को कभी एक्सरसाइज नहीं करने देती। इसीलिए कहा जाता है कि खास तौर पे जब बच्चे अपना प्रिटेंड प्ले कर रहे होते हैं ना, अकेले बैठ के कहीं खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स को उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो अपनी फुली जो है ना, अपने दिमाग में खो कर वो अपना एक गेम खेल रहे हैं, अगर आप उनको इंटरप्ट कर देंगी। अच्छा, कभी क्या होता है कि बच्चा ना ऊपर चढ़ रहा है, वो थोड़ा सा गिर गया, हम उसको फौरन क्या कहते हैं, कहा था ना मैंने, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम गिर जाओगे। हम उस वक्त भी जो है ना, हम अपनी नॉलेज और अपना जो है ना बड़ा होना झाड़ना स्टार्ट कर देते हैं कि देखो मैंने तुम्हें कहा था कि तुम गिर जाओगी, तुम गिर गए ना, तुमने मामा की बात नहीं मानी, अपने आप को बड़ा शो कर। हालांकि इस वक्त जब वो बच्चा ऊपर चढ़ रहा था, वो खुद सीख लेता कि मैं कैसे ऊपर चढ़ूं। छोटी छोटी चीजें होती हैं, बच्चा थोड़ा सा, अगर छोटी सी कोई सोफा है या उससे थोड़ा सा लुढ़क भी गया तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट उसको जो है वो डिसीजन मेकिंग ये उसकी हो रही है कि वो खुद डिसीजन ले कि मुझे किस तरह अपना पाँव ऊपर रख के ये स्टेयर्स पे चढ़ना है, खुद मत चढ़ाएं। और इस तरह बड़े बच्चों के लिए भी यही होता है कि हम बड़े इतने जो है ना, ये हमारा एक ससुराली चैलेंजेस जब आते हैं तो हम उसमें यही सबसे बड़ी जो है ना चैलेंज या सबसे मसलों मसलों की वजह ये होती है कि जो है वो घर वाले चाहते हैं कि हम अपने बेटे की पूरी लाइफ के डिसीजन हम ले लें। हम डिसाइड करें वो किस वक्त घर से बाहर जाए, हम डिसाइड करें वो किस वक्त घर में आए, हम डिसाइड करें कि वो अपनी बीवी को कब लेके जाए, हम डिसाइड करें कि वो अपने बच्चों को क्या। ये एक बीमारी है, मैं तो ये कहूंगी। ये एक ऐसी जो है ना चीज है जो बचपन से हमारे जहन में हो कि हमारे पेरेंट्स ने हमें हद दर्जा कंट्रोल किया है, हम दूसरों को कंट्रोल करते हैं इस तरह से। जो आपके अंडर बच्चे हैं ना, उनकी डिसीजन मेकिंग, उनका इखलास, उनकी प्योरिटी उनके अंदर से बिल्कुल खत्म हो जाती है। वो एक पीपल प्लीजर बन के रह जाते हैं कि हम अब बिल्कुल जो है ना एक पपेट की तरह फिर वो काम करते हैं। तो वो कहते हैं कि बट एज ऑफन एज पॉसिबल वी नीड टू गिव देम प्रैक्टिस एंड मेकिंग डिसीजन फॉर देमसेल्फ। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना जिस हद तक हो सके हम अपने बच्चों को ये स्पेस दें और प्रैक्टिस करवाएं कि वो अपने डिसीजंस खुद लें। डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्स व्हाट्स कॉल्ड एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग which occurs when the upstairs brain weighs different options। वो कह रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग कब होती है, जब आपके अपर ब्रेन में बहुत सारे ऑप्शन है, मैं ये करूं, मैं ये करूं या ये करूं। तो उसमें आपने अपने बच्चे को मौका देना है कि वो खुद सेलेक्ट करे कि उसको क्या करना है। फॉर अ वेरी यंग चिल्ड्रन दिस कैन बी एज सिंपल एज आस्किंग डू यू वांट टू वेयर योर ब्लू शूज और योर वाइट शूज। वो कह रहे हैं कि इतना सिंपल है अपने बच्चे को सिखाना कि आप अपने बच्चे से पूछ सकते हैं आज तुम ब्लू कलर के जूते पहनोगे या तुम व्हाइट कलर के जूते पहनोगे, आज तुम लाल रंग की शर्ट पहनोगे या तुम पिंक कलर की शर्ट पहनोगे। ये डिसीजन मेकिंग है, आप बच्चे को डिसीजन लेने दें। अब बहुत दफा ऐसा होता है कि देखिए हमारी तो पेरेंट्स की बच्चों से इस बात पे लड़े, मामा ने मुझे ये पहना दिया, मुझे ये नहीं पहनना था, और उस पे बेचारों का पूरा फंक्शन पे मूड खराब है। कोई बात नहीं, अगर आप बच्चे को एक ड्रेस चूज करने के लिए दे देते हैं घर में पहनने के लिए, तो यही कोशिश किया करें, दो पजामा उसके सामने रखे, जो तुम्हें पहनना है तुम चूज कर लो। खाने पीने में भी हम ऐसा कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम, अच्छा अब इसमें होता है
कि दो चॉइसेस देना जो है ना, वो एक उससे भी होता है कि बच्चों बच्चे जो है ना काम भी करते हैं। हम बच्चों को चॉइसेस देते हैं ना, फॉर एग्जांपल आज खाने में जो है ना दो चीजें हैं, चावल हैं और या कोई भी और चीज आप ले लें, दाल चावल है और साथ में सैलेड है या वट एवर जो भी है, तो आप अपने बच्चे से पूछ लें। अगर वो जिद कर रहा है ना दाल चावल नहीं खा रहा, तुम सैलेड खाओगे सिर्फ या तुमने दाल चावल खाने, बस ये दो ऑप्शन है। अब तुम इसमें से डिसाइड कर लो, वो इसमें से खुद चूज करे। और ये जो है ना ऐसी टेक्निक है जिससे बहुत दफा ऐसा होता है कि 80% जो है वो बच्चे ऑप्शन खुद सेलेक्ट करना उनको बड़ा पसंद होता है कि हम खुद डिसाइड कर रहे हैं कोई भी चीज। तो मतलब जो भी आपको बच्चों के लिहाज से जो भी डिसीजंस लेने, तो आप उनको कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों से पूछें। ये जो है ना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे यहाँ देसी हाउस होल्ड्स में हम बच्चों को इतनी अहमियत ही नहीं देते, एटलीस्ट छोटे बच्चों को तो बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते कि हम उनसे कोई भी चीज पूछें। बल्कि हमारे यहाँ वही वही वाली बात है कि हम तो ये कहते हैं कि अगर बच्चों से पूछ लिया ना तो उनको जो है वो बिगाड़ने वाली बात है, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिसीजन मेकिंग के लिए। और फिर क्या है, ये इतना सिंपल है, देन एज किड्स गेट ओल्डर वी कैन गिव देम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द डिसीजन मेकिंग। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाएं उनको मजीद रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जाएं डिसीजन मेकिंग, एंड अलाउ देम टू टेक सम dilemmas that can really challenge them. फॉर इंस्टेंस योर 10-year-old डॉटर हैज अ scheduling conflict. फॉर एग्जाम्पल एक 10 साल की बच्ची है, उसको अब जो है ना वो सोच रही है कि उसकी एक स्काउट, जब आप समझे कि उसका एक स्पोर्ट्स का भी एक इवेंट है और दूसरी तरफ जो है वो उसको कहीं और भी जाना है। अब एक तो पेरेंटिंग रिस्पॉन्स क्या होगा, आप उसको खुद डिसाइड करके दे देती हैं कि तुम यहाँ चली जाओ, तुम यहाँ जाओगी, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता था कि आप अपनी बच्ची को खुद चॉइस दें कि तुम इन दोनों में से खुद चूज करो कि तुम्हें कहाँ जाना है, और जहां वो कहे आप उसको दोनों में से आप जाने दें, अगर कोई मसला नहीं है तो, ठीक है। अच्छा, और अगर कोई रीजन है आप उसको किसी वजह से नहीं जाने देनी, तो आप उसको वो रीजन एक्सप्लेन कर दें। इसी तरह उन्होंने लिखा है कि ऐसे चैलेंजेस आप बच्चे को दे सकते हैं, उनको चैलेंज करें। जैसे जो ऐसे इंडोर प्लेस अब आप देखें बनाए गए हैं, हम अगर बच्चों के बैलेंस को इम्प्रूव करना है, और ये सारी चीजें, ये जो हमारी इंडोर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बच्चे रोप्स को फलांग रहे हैं, या जितनी भी एक्टिविटीज आप ले लें, हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये जो सारे बनाए जाते हैं प्लेटफॉर्म्स, ये किस लिए बनाए जाते हैं, ये बच्चों की, इसमें यही काम हो रहा है कि बच्चा को अगर आप छोड़ रहे हैं कि वो किसी रस्सी पे फलांग रहे, या क्लाइंबिंग अप द माउंटेन, वो जो बच्चों की एक छोटे से पैचेस बने हुए होते हैं दीवार पे कि बच्चा खुद चढ़े, ये सब क्यों है, ये हर चीज बच्चों के डिसीजंस, उनकी सोच, उनकी समझ, इन सब चीजों को ये चीज इंक्रीज कर रही है। तो ऐसी एक्टिविटीज में आप अपने बच्चों को एंगेज करें। इस मामले में जो है ना मेरी सास जो है वो माशाल्लाह से वो बहुत एक्टिव हैं। वो इतनी एक्टिविटीज कराती हैं, जब बच्चे घर में आएंगे ना उनके पास कोई नई एक्टिविटी है कि हमने ना, वो इतने सारे बलून्स फुला लेंगी कि हम सब मिलके खेलेंगे, हमने इस बलून को नीचे नहीं आने देना, हमने इसको ऊपर ही रखना है। अब सब बच्चे उस गेम में ऐसे मसरूफ हैं। फिर बहुत सारे ग्लासेस रखे हुए हैं, लाओ उनको मार के हम देना कौन कितने ग्लास गिराता है। हम चाहे तो ये सारे गेम्स हम अपने घर में भी खेल सकते हैं बच्चों के साथ। अगर मैं अब ये भी पूछूं कि कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ घर में इस तरह की खुद गेम्स खेलते हैं, तो हमें वही बात है कि या तो हमारे पास टाइम नहीं होता, या तो हम अपने बच्चों के साथ इतना कनेक्शन ही नहीं है कि हम उनके साथ इस तरह की कोई भी छोटी से छोटी गेम्स आप बना सकते हैं, ये सोचते हुए कि ये हमारे बच्चों के डिसीजन मेकिंग को जो है वो करे, इम्प्रूव करे, ठीक है। फिर इसी तरह उन पर कोई जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल देना, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसका आप नुकसान भी उठा सकें थोड़ा बहुत। आप ये कहें कि ठीक है, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आप अपने जहन में रख लें कि अच्छा ज्यादा ज्यादा ये नुकसान हो भी गया तो क्या हो जाएगा, तो ये चीजें इस तरह जो है वो हम अपने बच्चों की डिसीजन मेकिंग और सोच समझ को जो है, अभी आज हमने दो चीजें पढ़ी है, स्टोरी टेलिंग के जरिए, ठीक है, और दूसरी चीज एक्सरसाइज करवा के उसके अपर बच्चों के अपर ब्रेन को, ठीक है ना। इसी तरह ये बच्चे अगर छोटा बच्चा है और एक उसका बड़ा भाई है, तो आप उससे उसके छोटे भाई के काम करवा सकते हैं। हम जब वो बेड पे बिठा के उनको उनकी गोद में दे सकते हैं, ये लो तुम अपने बच्चे को, अपने जो है वो बहन को या अपने भाई को गोद में लो। जब तक वो उसको गोद में नहीं लेगा, जब तक हम उसको नहीं सिखाएंगे, उसको नहीं उठाना आएगा बच्चों को। इसी तरह एक बात ये बताई थी कि जो पेरेंट्स इस बात पे परेशान थे कि हमारा बच्चा हर वक्त चीखता चिल्लाता रहता है, सही से बात नहीं करता, बोलता नहीं है,
तो इस चीज को मैंने खुद पर्सनली किस तरह एक्सपीरियंस किया कि जब मेरा बच्चा चिल्ला रहा था या चीखता था, तो क्या करती थी मैं उसके पास जाके वही लफ्ज जो मुझे बोल रहा है ना, मैं उसको अच्छी टोन में बोल के बताती थी कि मामा प्लीज आप मुझे दे दो, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो। और वो उस वर्ड को रिपीट करता था। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि वो जब बोलता था ना, उसकी आवाज लड़खड़ाती थी, वो रोते हुए ही बोलता था। लेकिन अब बोल बोल के वो इतना ट्रेन हो गया कि अब उसको मुझसे कोई चीज चाहिए होती है ना, वो अपनी टोन और अपनी वॉइस अच्छी ही रख के मुझसे बात करता है। पौने 3 साल का है, लेकिन स्टिल बहुत सारी चीजों में, इवन नींद में भी अगर उसको मुझसे कोई बात कहनी है ना, तो वो बहुत दफा ऐसा होता है कि वो रोने धोने के बजाय वो मुझसे आराम से उठ के मुझे वो बात बोलता है। और ये चीज क्या क्या है, ये एक बेसिक अखलाकी चीज है ना, कि हम दूसरों से हल्की वॉइस ऑफ टोन में अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम बात करें, जो कि मेरे बहुत सारे पेरेंट्स चाहते हैं। तो उसको मुझे खुद अपनी टोन बदलनी होगी, खुद अपनी टोन को चेंज करना होगा, खुद अपनी आवाज की टोन आहिस्ता रखनी होगी। अगर आप एज अ पेरेंट चीखते हैं, चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं, बुरे अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको खुद अपने अपना रिस्पॉन्स चेंज करना है। आई होप कि आज का सेशन जो है वो आप लोग के लिए फायदेमंद रहा होगा और इस पर अमल भी किया जाएगा इंशाल्लाह। और आखिरी चीज क्या, अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग सिखाना, उनको एक्सपीरियंस करवाना, खुद उनके लिए डिसीजन नहीं लेना हर चीज में। ठीक है, चलें, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।